सो हेलो गाइस, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने अपनी इंडियन पॉलिटी की क्लासेस जो है वो स्टार्ट की हुई हैं। ठीक है गाइस, आपको पता है हमारी अप्रोच के हिसाब से अगर कोई भी चैप्टर या कोई भी टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, सो उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होते हैं वो हम कवर करते हैं। ठीक है, सो आप सबको पता होगा कि हमारा जो प्रियम्बल चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है और अब टाइम है उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को कवर करने का। राइट गाइस, आज मैं जो भी एमसीक्यूज लाया हूँ, ठीक है, मैं आपको भी ये चीज़ पता है कि ज़रूरी नहीं है कि एज इट इज़ क्वेश्चन तो ऑब्वियसली नहीं आता एग्जाम में, ठीक है, बट ये क्वेश्चन इसलिए हैं ताकि जो आपने चीज़ें पढ़ी हैं, जो कंसेप्ट आपने पढ़े हैं वो अच्छे से क्या हो जाएं, आपको क्लियर हो जाएं। ठीक है, और जब आपको कंसेप्ट क्लियर होता है तो चाहे लेवल एग्जाम का जितना मर्जी हाई क्यों ना हो, आप उसको ईजिली सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहले क्वेश्चन से। देखिए क्या कहता है, द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सिक्योर जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी टू। ठीक है, देखिए यहाँ पे जितने भी वर्ड्स लिखे गए हैं, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, मैं इनको आपको बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। ठीक है, जस्टिस क्या होता है, क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड की गई हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी क्या चीज़ें होती हैं, मैं अच्छे से आपको समझा चुका हूँ। जिसने नहीं देखा है वीडियो वो प्लीज़ जाके देखें ताकि आपको इनका मतलब समझ आए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है, बट आप अगर कंफ्यूज होना चाहेंगे तो आप कहाँ होंगे, ऑप्शंस में। ठीक है, और यूपीएससी भी कई बार ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछ लेता है, पर आपको ऑप्शंस इस तरह से देता है कि आप ऑप्शंस में जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये मत समझिएगा कि क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है तो बहुत इजी है। ठीक है, चलो जिसका कंसेप्ट क्लियर है वो तो दे देगा आंसर, जिसका कंसेप्ट क्लियर नहीं है उसके लिए थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो है कंफ्यूजन रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए बताइए किसके लिए करता है सिक्योर, टू द ऑल पर्सन, टू दोज हु विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, टू ऑल सिटीजन, या टू दोज सिटीजन हु रिसाइड विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, सो बताइए किसके लिए करता है, बहुत ईजी है, बताइए। देखिए गाइस, इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट टू द ऑल सिटीजन्स। ठीक है, किसके लिए करता है, टू ऑल सिटीजन्स। ठीक है, सो पहले का क्या सही आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है इसके रिगार्डिंग सही है। प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या जो प्रियम्बल है, जो मतलब प्रियम्बल है वो क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। ठीक है, या फिर इंडिकेट करता है द ऑब्जेक्टिव्स टू बी अचीव्ड, या इंडिकेट्स द सोर्स फ्रॉम विच द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स इट्स अथॉरिटी, या इज अ सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, बहुत ईजी है ये क्वेश्चन भी, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बताइए। अगर आपको ये स्टेटमेंट्स के मतलब पता है, अगर आपने स्टेटमेंट्स पढ़ी हैं, आपको पता है कि क्या प्रियम्बल पार्ट है नहीं है, सो आप इजीली इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, डेट इंडिकेट द सोर्स फ्रॉम विच द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव इट्स अथॉरिटी। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सॉरी, देखिए आपने बताना है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट प्रियम्बल। ठीक है, प्रियम्बल के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। इट इज नॉट एनफोर्सिएबल बाय कोर्ट्स, राइट, इट इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या प्रियम्बल एनश्राइन्स नैरो ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट्स। ठीक है, सो आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है, बताइए। ओनली वन, ओनली टू, बोथ 1 and 2, 1 and 2 and 3। ठीक है, बताइए। देखिए गाइज, अगर आपने चीज़ें पढ़ी हैं तो ये एज इट इज चीज़ लिखी हुई है। अगर थर्ड स्टेटमेंट बताऊं डेट, ठीक है, इसमें लिखा गया डेट प्रियम्बल एनश्राइन्स द आइडियाज एंड फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, नॉट द नैरो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट तो हमारी क्या होगी, गलत होगी। दूसरी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये बहुत मतलब इजी चीज़ है ये, अगर आपने पढ़ी है तो आपके माइंड में चीज़ आ जाएगी डेट इट इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और ये वेरियस केसेस आए थे। ठीक है, उन अलग अलग केसेस में बताया गया था कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी जो जजमेंट दी थी उसको भी चेंज किया। ठीक है, पहले कहा था कि प्रियम्बल जो है वो पार्ट नहीं है, फिर कहा गया था कि प्रियम्बल जो है वो पार्ट है, और एट द एंड कहा गया था कि जो प्रियम्बल है वो क्या है, इंटीग्रल पार्ट है। ठीक है, सो दूसरी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, और पहली स्टेटमेंट भी सही है डेट इट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय कोर्ट्स। सो पहली दूसरी स्टेटमेंट सही है, तीसरी गलत है, तो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 and 2 ओनली। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द सोलम रेजोल्यूशन इन द प्रियम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज मेड इन द नेम ऑफ, राइट, पीपल ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, या नन ऑफ दीज, बताइए। इसका जो सही आंसर है वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज पीपल ऑफ
इंडिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 5 देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, मैंने आपको कहा था कि अलग अलग केसेस जो हैं वो आए थे। ठीक है, देखिए इन केसेस के बारे में हम जो हैं बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, हालांकि मैंने अभी आपको थोड़ा बहुत बता भी दिया था बेरुवारी के बारे में, केशवानंदा के बारे में और गोलकनाथ के बारे में। ठीक है, इन केसेस के बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत बता चुका हूँ, पर मैंने आपको कहा था कि हम अच्छे से जो है इसके रिगार्डिंग जो टॉपिक जो है अपना एक वीडियो जो है वो लाएंगे। ठीक है, जिसमें हम हर केसेस के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, बट अभी थोड़ा सा नॉर्मल जो चीज़ें हैं, मतलब एक बेसिक चीज़ें वो आपको बतानी है। दैट इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट हैज़ हेल्ड दैट द प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी मैंने आपको ऊपर भी बताया और बहुत ईजी सा आंसर है इसका, आप जल्दी से बताइए। देखिएगा इसका जो सही आंसर है वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इन केशवानंदा भारती केस। ठीक है, इन केशवानंदा भारती केस में कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि प्रीएम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। ठीक है, बेरुवारी में क्या कहा था? बेरुवारी में कहा था कि पार्ट नहीं है, प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। राइट, सो इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। विद रेफरेंस टू द वर्ड सोशलिस्ट इन द प्रीएम्बल। ठीक है, जो वर्ड सोशलिस्ट है, ठीक है, सोशलिस्ट वर्ड जो है वो जो प्रीएम्बल में यूज़ किया गया, आपने बताना है इसके रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, सोशलिस्ट वर्ड भी मैंने आपको अच्छे से समझाया था। ठीक है, क्या ये शुरू से ही कॉन्स्टिट्यूशन में था, जब हमारा प्रीएम्बल बना था ये तभी से ही इसमें रखा गया था, या फिर इसको बाद में ऐड किया गया था? ठीक है, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अभी देखते हैं यहाँ पे क्या दो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्टेड सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, कहता है जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिफ्लेक्ट करता था सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स को। ठीक है, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स वर इनकॉर्पोरेटेड इन कॉन्स्टिट्यूशन ओनली थ्रू अमेंडमेंट। कहता है जो सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स थे वो इनकॉर्पोरेट किए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन में थ्रू अमेंडमेंट के द्वारा। सो आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू, नेदर वन और टू। देखिए पहली चीज़ मैं आपको यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ कि जो सोशलिस्ट वर्ड है वो 42nd अमेंडमेंट जो आई थी, ठीक है, उसमें जो है वो ऐड किया गया था हमारा सोशलिस्ट वर्ड, पहली चीज़। ठीक है, बिल्कुल सही बात है ये, पर मैंने आपको बताया था कि देखिए चाहे इसको बाद में ऐड किया गया था, राइट, बट ऐसा नहीं था कि उससे पहले जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो सोशलिस्ट नहीं था, हमारी कंट्री जो थी वो सोशलिस्ट नहीं थी। ठीक है, तो याद रखिएगा पहली स्टेटमेंट सही है, दैट ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्टेड सोशलिस्टिक प्रिंसिपल। जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था वो भी सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स को रिफ्लेक्ट करता था। ठीक है, तो यहाँ पे जो ओनली वर्ड है ये गलत है यहाँ पे। ठीक है, चाहे इसको अमेंडमेंट के द्वारा अमेंडमेंट के द्वारा इसको ऐड किया गया था, बट सोशलिस्टिक प्रिंसिपल जो थे वो पहले से ही थे। ठीक है, बट एज अ रिटन फॉर्म में नहीं थे, मतलब वहाँ पे लिखा नहीं गया था, बट वैसी जो थी, मतलब वैसे सोशलिस्ट जो थी चीज़ें रिफ्लेक्ट होती थी। ठीक है, सो सही स्टेटमेंट इसका आएगा ओनली वन, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी, चलिए द प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्स एट सिक्योरिंग डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। अगर आपने अच्छे से प्रीएम्बल को वो पढ़ा है, अगर आपने पहला पेज ही है जो प्रीफेस में जो प्रीएम्बल इसमें लिखी गई हैं चीज़ें, अगर आपने वो चीज़ पढ़ी है तो आप इजीली बता देंगे इसका सही आंसर क्या है। दूसरा, फंडामेंटल राइट्स टू ऑल इंडिविजुअल्स, फंडामेंटल राइट्स टू सिटीजन्स ऑफ द इंडिया एंड सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर टू ऑल गवर्नमेंट सर्वेंट्स। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एज इट इज सेम लाइन लिखी हुई है, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। राइट, सो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही आंसर है। चलिए, द 3 टाइप्स ऑफ जस्टिस रेफर टू इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ जस्टिस रेफर की गई है प्रीएम्बल में, आपने बताना है वो कौन कौन सी हैं। सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस, सोशल, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल, या रिलीजियस, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ठीक है, बहुत इजी सा आंसर है, वो है ऑप्शन नंबर ए, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। राइट, चलिए, हाउ मेनी टाइम्स हैज द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज अमेंडेड सो फार। ठीक है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत इजी सा आंसर है, अगर आपने पढ़ा है, कंसेप्ट क्लियर है, सो इजी से आप इसका आंसर दे देंगे। क्या प्रीएम्बल जो है, देखिए कई बार क्वेश्चन यूपीएससी में कैसा आ सकता है कि ऐसा पूछा जाएगा कि प्रीएम्बल जो है वो अमेंड किया जा सकता है, या फिर स्टेटमेंट आ सकती है या प्रीएम्बल को अमेंड किया गया है, या फिर स्टेटमेंट ऐसी आ सकती है प्रीएम्बल को कितनी बार अमेंड किया गया है। ठीक है, सो अब आप बताइए कि प्रीएम्बल, यही यहाँ पे है, दैट हाउ मेनी टाइम्स हैज द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बीन अमेंडेड सो फार। वंस, ट्वाइस, थ्राइस, नेवर। बताइए, एक बार, 2 बार, 3 बार, या कभी भी नहीं किया गया है। देखिए बहुत इजी सा आंसर है इसका भी। ठीक है, और वो रहने वाला है दैट
ऑप्शन नंबर ए वंस, ठीक है। एक बार जो है प्रियम्बल को अमेंड किया गया है और वो कब किया था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, ठीक है। इसमें जो मैंने आपको बताया था कि 3 वर्ड्स ऐड किए गए थे, ठीक है। सो एक बार इसे ऐड किया गया है, सो ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर रहेगा। द आइडिया ऑफ द प्रियम्बल हैज बीन बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉरेन कंट्री, ठीक है। जो प्रियम्बल जो है वो हमने कहाँ से लिया है, ठीक है। वैसे यहाँ पे आंसर लिख दिया गया है, बस स्टिल चलिए आप बता दीजिए, आई होप आपको पता है। दैट इज ऑप्शन नंबर बी, यूएसए से, ठीक है। कहाँ से बोरो किया है, यूएसए से हमने लिया है प्रियम्बल का आइडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, अब आपने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। द डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नवंबर 26, 1949, जो इम्प्लीमेंटेशन डेट थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वो थी नवंबर 26, 1949। द सेक्युलर वर्ड वॉज एडिड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। The 42nd Constitutional Amendment Act was done in 1976. Social, economic and political justice has been taken from the Russian Revolution in the Indian Constitution. बताइए कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है, ठीक है। देखिए मैंने को बहुत अच्छे से ये चीज़ समझाई थी कि हमने कब कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था और कब कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट किया था, ठीक है। तो जो अडॉप्शन हमने ऑब्वियसली पहले करेंगे, तो अडॉप्शन की डेट थी हमारी नवंबर 26, 1949। तो क्या इम्प्लीमेंटेशन इसी डेट को हुई थी? नहीं, वो 1950 में की गई थी, वो भी कब, जनवरी में, ठीक है। इसके पीछे भी एक हिस्टोरिकल इवेंट था, हमने उस रीज़न की वजह से जो है कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट किया था जनवरी 1949 को, 1950 को, ठीक है। बट अडॉप्शन डेट थी ये 9 नवंबर 26, 1949। तो पहली स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई, गलत होगी, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 11 का हमारा सही आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन द केस ऑफ सोवरन इंडिया, ठीक है। अगर आपने सोवरन वर्ड के बारे में जानते हैं कि सोवरन क्या होता है, मैंने आपको अच्छे से समझाया है, आई होप आपको याद हो। सो बताइए कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। इंडिया इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी कंट्री, क्या ये सोवरन का मतलब होता है? इंडिया इज नॉट ए colony of any other country. India can give any part of its country to any other country. India is obliged to obey the UN in its internal affairs, ठीक है। सो बताइए कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है एज अ रिगार्डिंग टू द सोवरन इंडिया। चलिए मैं आपको सोवरन का मतलब समझा देता हूँ एक बार फिर से शॉर्ट फॉर्म में। देखिए सोवरन का मतलब सिंपल सा होता है डेट फ्री फ्रॉम एनी फॉरेन रूल, ठीक है। कि हम जो है वो अपने काम जो है, जो अपने अफेयर्स हैं, चाहे इंटरनल अफेयर्स हैं चाहे एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, हम खुद कर सकते हैं। हमारे ऊपर किसी भी कंट्री का कोई रूल एज सच नहीं है, ठीक है। हम अपने काम जो है वो खुद से कर सकते हैं, चाहे वो इंटरनल अफेयर्स हैं चाहे वो एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, ठीक है। सो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, डेट इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी कंट्री, ठीक है। हम जो है अपने काम खुद कर सकते हैं, हम किसी और पर डिपेंडेंट नहीं है, हमारे ऊपर किसी का एज सच रूल नहीं है, ठीक है। इंडिया कैन गिव एनी पार्ट ऑफ इट्स कंट्री टू एनी अदर कंट्री, बिल्कुल सही बात है। दूसरी स्टेटमेंट भी सही है। तीसरी स्टेटमेंट गलत है। एज आई टोल्ड यू कि इंडिया जो है वो अपने चाहे इंटरनल अफेयर्स हैं चाहे एक्सटर्नल अफेयर्स हैं वो खुद कर सकती है, ठीक है। उसे किसी और कंट्री की उसमें ज़रूरत नहीं है। सो ऑप्शन डी जो है वो क्या है, गलत है, और यही इसका सही आंसर रहेगा, राइट। सो आई होप कि आपको जो आज के जो 12 क्वेश्चंस थे, ठीक है, प्रियम्बल से रिलेटेड, ये आपको समझ आए हो, ठीक है। देखिए हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस छूट गए हों, हो सकता है कुछ मतलब जो चीज़ें प्रियम्बल में इंक्लूड की गई हैं उस रिलेटेड क्वेश्चंस ना आए हों, ठीक है। बट कोई ऐसा जैसी मतलब डरने की बात नहीं है। मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बताई थी कि अगर क्वेश्चंस तो सिर्फ एक ज़रिया है इस चीज़ का कि आपके कंसेप्ट जो है वो और अच्छे से क्लियर हो जाए, आपकी रिवीजन अच्छे से हो जाए, ठीक है। बट एट दी एंड आपको क्या करना है कि ऑब्वियसली वो वीडियोज़ जो हैं वो देखनी है, ठीक है। वो देखनी पड़ेंगी। अगर आप सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चंस पे ही आ जाएंगे तो फिर चीज़ें समझ नहीं आएंगी, ठीक है। क्वेश्चन सिर्फ एक जरिया होता है कि आपकी रिवीजन अच्छे से हो जाए, ठीक है, आपके जो कंसेप्ट है वो और अच्छे से क्लियर हो जाए, और जो आपने थ्योरी फॉर्म में चीज़ें पढ़ी हैं वो एमसीक्यूज़ में कैसे सोल्व करनी है वो आपको चीज़ें पता चलती हैं, ठीक है। सो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा, ठीक है। देखिए नहीं समझ आइए कोई दिक्कत नहीं है, डिसलाइक करिए, बट कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या चीज़ समझ नहीं आई, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर।